नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरें दुनिया की में और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और अमेरिका के राजदूत ने चीन पर उइगर मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तो वहीं चीन ने अमेरिका पर भेदभाव, नफरत और अफ्रीकी एवं एशियाई मूल के लोगों की बर्बर हत्याओं का भी आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस समारोह में अमेरिका और चीन के बीच ये टकराव देखने को मिला। तो चलिए जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। अमेरिका ने चीन पर उइगर मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जनसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया। तो वहीं चीन ने अमेरिका पर भेदभाव, नफरत और अफ्रीकी एवं एशियाई मूल के लोगों की बर्बर हत्याओं का आरोप लगाया। दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस समारोह में यह टकराव देखने को मिला। ये आरोप प्रत्यारोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद अमेरिका तथा चीन के शीर्ष राजनयिकों ने अलास्का में आमने सामने की पहली बैठक पूरी की। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक दूसरे के प्रति तथा दुनिया को लेकर बिल्कुल विरोधाभासी विचार रखे। अमेरिकी राजदूत थॉमस ग्रीनफील्ड ने अमेरिकी इतिहास के बारे में असामान्य रूप से बात करते हुए कहा, दास्तां अमेरिका का असली पाप है। इसने हमारे संस्थापक दस्तावेजों और सिद्धांतों में श्रेष्ठ वर्चस्व तथा अश्वेत लोगों के प्रति हीन भावना डाली। उन्होंने कहा कि दास्तां दुनिया के हर कोने में मौजूद है और दुखद है कि यह आज भी है। इसी तरह नस्लवाद भी आज एक चुनौती है। चीन ने सभी आरोप खारिज किए। अमेरिका राजदूत ने कहा कि लाखों लोगों के लिए यह जानलेवा है, जैसे कि म्यांमार में जहां रोहिंग्या मुसलमानों तथा अन्य का दमन किया गया तथा बड़ी संख्या में उनकी हत्याएं की गई। थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि चीन सरकार ने शिनजियांग में उइगर मुसलमानों तथा अन्य जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ जनसंहार किया और मानवता के विरुद्ध अपराध किए। इस पर संयुक्त राष्ट्र में चीन के उपराजदूत दाई विंग ने कहा कि अमेरिका के ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने अमेरिका पर चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया और कहा कि झूठ केवल झूठ होता है और आखिरकार सच की जीत होगी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर उठ रहे सवालों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। बोरिस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और टीका लगवाकर लोगों का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के प्रति भ्रम दूर करने की कोशिश की है। तो चलिए जानते हैं बोरिस जॉनसन ने टीका लगवाने के बाद जनता से क्या अपील की है। जिस कोरोना वैक्सीन पर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वही टीका लगवाकर लोगों का भ्रम दूर करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जॉनसन को बीते शनिवार को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बता दें कि कई यूरोपीय देशों ने खून का थक्का जमने की आशंका के चलते ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं।
हालांकि वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद अब वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित करार दिया गया है। वैक्सीन पर उठे सवालों के बाद यूरोपीय और ब्रिटिश ड्रग कंट्रोलर संस्थाओं ने सभी उपलब्ध आंकड़ों का गहन वैज्ञानिक विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एस्ट्राजेनेका टीका लेने से खून का थक्का जमने का कोई सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद लोगों में वैक्सीन को लेकर खौफ और चिंता बरकरार है। लोगों की इसी चिंता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। साथ ही इन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन का हिस्सा बनने की अपील की है। पीएम जॉनसन ने ट्वीट करके कहा, मैंने अभी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खुराक ली है। वैज्ञानिकों, एनएचएस कर्मचारियों और वॉलेंटियर सहित उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने ऐसा करने में मदद की है। जिस लाइफ को हम मिस करते हैं उसे अपने जीवन में वापस पाने के लिए वैक्सीन लेना ही सबसे अच्छी चीज है, इसलिए टीका लगवाया जाए। ये टीका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया और इसका उत्पादन एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलकर कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन की स्वास्थ्य उत्पादक नियामक एजेंसी MHRA ने सलाह दी है कि यह टीका लेने के बाद जिन लोगों को लगातार 4 दिन तक सिर में दर्द की शिकायत हो, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन टीके को लेकर शंकाओं को दूर करने के लिए ही वैक्सीनेशन करवाया है। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। दोनों देश प्रतिबंधों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, जिसके चलते चीन की सेना ने अमेरिकी कंपनी टेस्ला की कारों को बैन कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों चीन ने टेस्ला की कारों पर बैन लगाने का फैसला लिया है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश प्रतिबंधों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। अब चीन की सेना ने अमेरिकी कंपनी टेस्ला इंक की कारों को बैन कर दिया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कहना है कि टेस्ला की कारों में लगे कैमरे संवेदनशील डेटा के लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने यह कदम कम्युनिस्ट सरकार द्वारा की गई सुरक्षा समीक्षा के बाद उठाया है। चीनी अधिकारियों का मानना है कि टेस्ला की कारों में लगे सेंसर आसपास के स्थानों की तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इन सेंसर की मदद से यह भी पता लगाया जा सकता है कि कारों को कैसे और कब इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारियों के अनुसार सेंसर ड्राइवर के व्यक्तिगत डेटा और उनके फोन में सिंक कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए भी खतरनाक हो सकता है। कई दूसरी ऑटोमोबाइल निर्माताओं की तरह टेस्ला भी अपनी कारों में इंटरनल कैमरे लगाती है ताकि ड्राइवर को पार्किंग आदि में मदद मिल सके। इससे पहले अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता टेस्ला इंक ने चीन स्थित अपनी प्रोडक्शन साइट में हैकिंग की बात कही थी। कंपनी ने कहा था कि हैकिंग की घटना केवल हेनान प्रांत स्थित उसके उत्पादन स्थल तक सीमित थी और उसकी शंघाई कार फैक्ट्री एवं शोरूम पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। चीनी नियामक ने इस संबंध में टेस्ला के अधिकारियों को तलब करके अपनी चिंताओं से अवगत कराया। नियामक ने कंपनी से कहा है कि उनकी कारों में तकनीक समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा से जुड़े खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। स्टेट
एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन ने एक बयान में कहा है कि टेस्ला की कारों को लेकर उपभोक्ताओं ने कई शिकायतें की हैं, जिसमें असामान्य एक्सीलरेशन, बैटरी में आग लगना और रिमोट अपडेट सिस्टम की खराबी आम बात है। नियामक ने टेस्ला से कहा है कि उसे चीनी कानूनों का कड़ाई से पालन करना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंघू जल बंटवारे को 2 दिवसीय बैठक होगी। स्थायी सिंघू आयोग की बैठक में शामिल होने और जल संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उसके जल विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत की यात्रा करेगा। तो चलिए जानते हैं कि इस बैठक में कौन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान ने बीते शुक्रवार को कहा कि अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक में शामिल होने और जल संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उसके जल विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधि मंडल अगले सप्ताह भारत की यात्रा करेगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता जहीद हफजी चौधरी ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि अस्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में 23 और 24 मार्च को होगी। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत कई मुद्दे हैं, जिनमें पकलदुल और लोअर कलनाई जल विद्युत संयंत्र के डिजाइन और हमारी आपत्ति, पश्चिमी नदियों पर नई भारतीय परियोजनाओं पर सूचना की आपूर्ति और भारत से मिलने वाले बाढ़ संबंधी आंकड़े शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल आयुक्त सईद मोहम्मद मेहर अली शाह प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे, जबकि भारतीय प्रतिनिधि मंडल सिंधु आयुक्त पीके सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक में शामिल होगा। सक्सेना के साथ केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के उनके सलाहकार शामिल होंगे। यह स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक होगी। सिंधु जल समझौते के तहत दोनों देशों के आयुक्तों को साल में कम से कम एक बार बैठक करनी होती है। यह बैठक बारी बारी से पाकिस्तान एवं भारत में आयोजित की जाती है। जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा देने वाली अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त किए जाने के बाद पहली बार यह बैठक होगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट का एक और सबूत सामने आया है। सऊदी अरब ने कुछ नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत देश के पुरुषों के पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की महिलाओं से शादी करने पर रोक लगाई गई है। तो चलिए जानते हैं कि सऊदी सरकार ने क्या और नए नियम बनाए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों की कड़वाहट का एक सबूत सामने आया है। सऊदी सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत देश के पुरुषों के पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की महिलाओं से शादी करने पर रोक लगाई गई। अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में सऊदी अरब में इन 4 देशों की लगभग 5 लाख महिलाएं रह रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मक्का के पुलिस महानिदेशक मेजर जनरल असफ अल कुरैशी ने स्पष्ट किया है कि विदेशी महिलाओं से शादी करने की इच्छा रखने वाले सऊदी पुरुषों को अब सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। इस कदम का उद्देश्य सऊदी अरब के पुरुषों को विदेशियों से शादी करने से रोकना है। यदि कोई पुरुष ऐसा करना चाहता है तो उसे विशेष अनुमति लेने सहित कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
रिपोर्ट में कुरैशी के हवाले से कहा गया है कि विदेशी महिलाओं से विवाह करने वाले को पहले सरकार की सहमति लेनी होगी और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से विवाह के आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। नियमों में यह साफ किया गया है कि तलाकशुदा मर्दों को तलाक के 6 महीने के अंदर नई शादी का आवेदन करने की इजाजत नहीं होगी। कुरैशी ने कहा है कि सभी को नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा और इनके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। आवेदकों की उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और आवेदन के साथ उन्हें स्थानीय जिला महापौर द्वारा हस्ताक्षरित पहचान दस्तावेजों के साथ साथ अन्य सभी पहचान पत्र संलग्न करने होंगे। जिसमें उनके परिवार के कार्ड की एक प्रति भी शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि अगर आवेदक पहले से ही शादीशुदा है तो उसे अस्पताल की रिपोर्ट संलग्न करनी होगी जो यह साबित करेगा कि उसकी पत्नी विकलांग है, पुरानी बीमारी से पीड़ित है या फिर बांझ है। अमेरिकी संसद में एक ऐसा विधेयक पारित हुआ है जिससे सीधे तौर पर अमेरिका में रहने वाले 5 लाख से अधिक भारतीयों को फायदा होगा। संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिसेस एक्ट नामक बिल को पारित कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इस विधेयक के बारे में, लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत। मैं फिर हाजिर होंगी देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइए, आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिकी संसद में एक ऐसा विधेयक पारित हुआ है जिससे सीधे तौर पर अमेरिका में रहने वाले 5 लाख से अधिक भारतीयों को फायदा होगा। संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट नामक बिल पारित हुआ है। इसके अमल में आने के बाद बचपन से अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे प्रवासी लोगों के लिए नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। भारतीयों की बात करें तो 5 लाख से अधिक भारतीय इससे लाभान्वित होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी संसद के निचले सदन ने अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट को 228 से 1997 मतों के अंतर से पारित करके इसे सीनेट में भेज दिया है, जहां से पारित होने के बाद यह कानून बन जाएगा। इस बिल से ऐसे लोगों के लिए भी नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा जिन्हें कानूनी निगरानी में रहना होता है और उन पर हमेशा अपने देश वापस भेजे जाने की तलवार लटकी रहती है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से 5 लाख से अधिक भारतीयों सहित लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी जिनके पास दस्तावेज नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि वह चाहते हैं कि कांग्रेस इस बिल को पारित कर दे, जिससे करीब 1.1 करोड़ प्रवासियों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसे अमेरिका के अव्रजन सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने आगे कहा कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस महत्वपूर्ण कानून को पारित करने के लिए प्रतिनिधि सभा की सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि यह अस्थायी संरक्षित स्थिति यहां रहने की इच्छा रखने वालों और बचपन में ही अमेरिका आए युवाओं को राहत प्रदान करेगा।
पिछले साल नवंबर में बाइडेन कैंपेन द्वारा जारी किए गए एक नीति दस्तावेज के अनुसार अमेरिका में लगभग 11 मिलियन अप्रवासी हैं, जिनमें भारत से 5 लाख से अधिक लोग शामिल हैं। वहीं 5 डेमोक्रेट सेनेटरों ने राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुछ गैर अव्रजक वीजा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। इसमें H-1B वीजा भी शामिल है, जो भारतीय IT पेशेवरों के बीच काफी लोकप्रिय है। अमेरिकी सीनेटरों का कहना है कि इस प्रतिबंध की वजह से अमेरिकी नियोक्ताओं, उनके विदेश में जन्मे पेशेवर कर्मचारियों और उनके परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, जून 2020 में ट्रंप ने घोषणा 10,052 के जरिए H-1B, L-1, H-2B और J-1 वीजा की प्रक्रिया रोक दी थी।